चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स ये अगला एसएमई आईपीओ है जो कि ओपन होने वाला है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2013 से इस बिजनेस में है। आज की डेट में इस कंपनी को 10-11 साल हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस की ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करती है। ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है। इसके अलावा इस कंपनी ने एक सोलर पार्क भी सेटअप करा है, जहां से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। बेसिकली इस कंपनी ने 25 इयर्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है एंड बाकी थोड़ी सी रेवेन्यू आती है इस कंपनी की बैलेंस सर्विसेज से। तो ये तो हो गया इस कंपनी का मेन बिजनेस। अब बात करते हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स की। तो जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, मोर देन 99% रेवेन्यू वो इस कंपनी की गवर्नमेंट से आती है एंड लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की प्राइवेट सेक्टर से। ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस हैं, उनकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग से जो रेवेन्यू आती है वो मोर देन 96% की है। अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू है इस कंपनी की सोलर पावर जनरेशन से एंड लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सर्विसेज से। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी गुजरात में ऑपरेट करती है एंड दादर नगर हवेली में ऑपरेट करती है। इन्हीं दो स्टेट्स के अंदर इस कंपनी का मेन बिजनेस है। जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है स्टेट वाइज, वो गुजरात से आती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 85 to 86% आता है एंड लेस देन 15% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की दादर एंड नगर हवेली से। तो ये इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। ये इस कंपनी का बिजनेस हो गया। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जो इस कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस है वो गवर्नमेंट कंपनी से ही आता है। आप मान के चलो, ये कंपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट कंपनीज को ही देती है एंड दैट टू गुजरात एंड दादर नगर हवेली में। तो ये इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है। थोड़ा सा कंसर्निंग है बट इट्स ओके। अब जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, काफी वाइल्ड प्रोजेक्शंस दिखाते हैं। आप इस कंपनी को देखो, ये कंपनी बोलती है हमारे पास आज की डेट में मोर देन 600 एम्प्लॉइज हैं। मोर देन 600 इंजीनियर्स एंड सिमिलर स्टाफ है। बट फिर हम इनसे पूछते हैं आपकी जो टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, एंड टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ स्टाफ से डिवाइड कर दो तो जो एवरेज आ रहा है वो लेस देन 2 लाख रुपीस का है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। काफी छोटी कंपनी है, एसेट बेस वाइज भी एंड रेवेन्यू बेस वाइज भी। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो, मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस वो लेस देन 10 करोड़ रुपीस का है, 8.74 करोड़ रुपीस का है। अगले साल भी वो लेस देन 10 करोड़ रुपीस का है, 8.71 करोड़ रुपीस का। देन मार्च 2024 में ये 12 करोड़ से क्रॉस करा है एंड 12.13 करोड़ रुपीस पर है। एंड इस साल टिल नवंबर 2024 ये 18 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू बेस भी बहुत कम है। मार्च 2022 में 11 करोड़ की रेवेन्यू, फिर 14 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, मार्च 2024 में 20 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एंड इस साल टिल नवंबर 2024 18.43 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू। 2022 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर ये प्रॉफिट में आ गई है अगले साल। हालांकि प्रॉफिट सिर्फ 31 लाख रुपए का था, फिर ये बढ़कर 2.44 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड इस साल टिल नवंबर 2024 कंपनी का प्रॉफिट हो गया है 2.81 करोड़ रुपीस का। हालांकि ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 2.39 करोड़ रुपीस का था, फिर ये घटकर 2.09 करोड़ रुपीस पर आ गया है। फिर मार्च 2024 में ये फिर से कम हुआ है, 1.75 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है एंड इस साल टिल नवंबर 2024 कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये है 1.79 करोड़ रुपीस का। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में लेस देन 3 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, जो ठीक ठाक है। एंड ये कंपनी 23.5% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 12.21% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 33.52% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 36.82% की कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहां पर एक कंफर्टेबल पोजीशन है बिकॉज जो इस कंपनी के मार्जिन हैं ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंसर्निंग बात क्या है? कंसर्निंग बात यह है कि जो इस कंपनी का एसेट बेस है, रेवेन्यू बेस है, वो बहुत छोटा है एंड इसी वजह से ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 55.02 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 14.16 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है। ऑब्वियसली पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट रहेगा। इतने छोटे आईपीओ में भी अगर ऑफर फॉर सेल है ना, तो फिर आपको उस कंपनी के साइड देखना भी नहीं चाहिए।
₹47 से ₹50 का प्राइस बैंड है, 3000 शेयर्स का लॉट साइज है एंड जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी ₹1,50,000 की। 4th फेब को आईपीओ ओपन होगा, 6th फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 11th फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनसे ये कंपनी टेस्टिंग वाली मशीनरीज परचेज करेगी, कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करेगी, कंपनी कुछ पैसे अपने वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में यूज करेगी, कंपनी अपने लोन्स को रीपे करेगी एंड थोड़े से पैसे कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जिस तरह से करंट में मार्केट चल रही है काफी कंसर्निंग पिक्चर दिख रही है एंड ऐसे टाइम में आपको एसएमई कंपनी से तो थोड़ा सा दूर ही रह जाना चाहिए। आप लास्ट आईपीओ का एग्जांपल ले लो ना, मेन बोर्ड का आईपीओ था जिसकी लिस्टिंग हुई है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था बट लिस्टिंग कितनी हुई? वो 12-13% के प्रीमियम पर हुई। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। बेसिकली शायद ऐसा लग रहा है अगर फ्यूचर में इंप्रूवमेंट नहीं होती तो शायद जो ये आईपीओ मार्केट है यहाँ पर डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं। तो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में। मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाला हूं। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज सी अभी एक और काफी छोटी कंपनी का आईपीओ आया था, इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी थी बट उसने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो जो छोटी कंपनियां होती है ना, इनके शेयर प्राइस को मैनेज करना काफी इजी हो जाता है एंड यही रीजन होता है वो मल्टी बैगर रिटर्न्स देती हैं एंड बाद में उसी हिसाब से उनके शेयर प्राइसेस नीचे भी आ जाते हैं। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।